everybody, welcome to your favorite channel for NEET Biology preparation, the BioWorld. Ladies and gentlemen, this is a video number 24. In this particular video, we are going to talk about ECG. When I am talking about the ECG का full form होता है electrocardiogram and it is also called as a electrocardiograph. Now, I am going to write this both the terminology and then I am going to explain what do you mean by electrocardiograph and what do you mean by electrocardiogram. Yes sir, here we go. Ladies and gentlemen, very important point, first point. It is nothing but the full form of ECG. So ECG is called electrocardiogram. It is electrocardiogram and there is a electrocardiographer. I think this particular point is very clear. तो ECG एग्जैक्टली होता क्या है और ECG क्यों करवाते हैं, यह सब करने की ही जरूरत क्यों है, सबसे पहला ये सवाल है। जैसे आपका जो हार्ट होता है, हमारा जो हार्ट होता है वो मायोजेनिक हार्ट है, मतलब इसमें ऐसे नोड होता है, वो पेस मेकर है, वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होता है। यस सर, और ऐसे नोड से इंफॉर्मेशन एवी नोड के तरफ जाता है, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस और बंडल ऑफ हिस से पुल्किंजी फाइबर। यस सर, ये जो ऐसे नोड जब एक्टिवेट होता है तो हार्ट का जो पूरा एट्रियम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होना चालू होता है। इसका मतलब ऐसे नोड है वो इंफॉर्मेशन देता है पूरे मसल्स को। यस, ऐसे नोड विल गिव द इम्पल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, हम इसको बोलते हैं। इम्पल्स का मतलब क्या होता है? इम्पल्स का मतलब होता है एनर्जी। इम्पल्स का मतलब क्या होता है? एनर्जी। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये इंफॉर्मेशन देता है तो इंफॉर्मेशन हमेशा दो फॉर्म में दी जाती है, एक तो केमिकल दैट इज नथिंग बट दी हार्मोन, और एक है न्यूरल सिग्नल के बारे में। इसलिए हमारे बॉडी में कोऑर्डिनेशन के लिए दो सिस्टम दिए हुए हैं। चैप्टर नंबर 21 दैट इज कॉल्ड न्यूरल कोऑर्डिनेशन एंड चैप्टर नंबर 21 is called neural coordination, chapter number 22 is called chemical coordination. Yes sir, तो ऐसे नोड जैसे ही एक्टिवेट होगा तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होते हैं, वो पूरे एट्रियम को जाते हैं और पूरा एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है। यस सर, और फिर जब ऐसे नोड से एवी नोड की तरफ इंफॉर्मेशन पास होता है, इंपल्स का मतलब क्या होता है? एनर्जी। यस सर, आपने कभी एक शांत पानी की तरफ गए हो? अगर आप एक अर्ली मॉर्निंग आप उठिए और किसी वाटर बॉडी के पास जाइए, यस सर, तो अगर आप उसके किनारे बैठेंगे तो वो एकदम शांत रहेगा। यस सर, इज दैट क्लियर? अब आपको क्या करना है, आपको कोई छोटा सा पत्थर लेना है और ऐसे पानी के ऊपर फेंक देना है। तो अब जहां पे आपने पानी जहां पे ये जो पत्थर है वो पानी से टकराएगा, आप ऐसा समझिए कि वहां पे ऐसे नोड एक्टिवेट हो चुका है, और देन देयर इज जहां पे टकराया है उसके चारों ओर ऐसे वेव ऊपर नीचे वेव डेवलप हो जाएंगे। यस सर, दिस आर नथिंग बट द वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, दिस आर नथिंग बट द वेव ऑफ इंपल्स, दिस आर नथिंग बट द वेव ऑफ एनर्जी। यस सर, तो ये जो इंपल्स है, ये जो एनर्जी है, क्या हम इसको मेजर कर सकते हैं? यस, तो हम लोग क्या लगाएंगे? हम इलेक्ट्रिकल लीड्स लगाएंगे। यस सर, हम इलेक्ट्रोड लगाएंगे। यस सर, चेस्ट के एरिया में हम इलेक्ट्रोड लगाएंगे और वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स होता है, वो जो इलेक्ट्रिकल लीड होगा, इलेक्ट्रोड होगा, वो उसको कंडक्ट करेगा, उसको रिसीव करेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? और हम उस वेव को मेजर करेंगे, हम उस एनर्जी को मेजर करेंगे और उस एनर्जी को हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। कहाँ प्लॉट करेंगे? ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो एक ग्राफ का पेपर बनेगा, उस ग्राफ के पेपर को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। यस सर, ग्राफ इज अ नेम ऑफ मशीन एंड ग्राम इज एक्चुअली द रिजल्ट। ईसीजी का वो जो ग्राफ आता है ना, पेपर पे रिपोर्ट आती है ना, वो रिपोर्ट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। सो ग्राम आप ऐसा समझ लीजिए कि इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी वर्स, it is always going to be reverse. Yes sir, electrocardiogram एक ग्राफ का नाम है, it is nothing but the report and report will come in the form of graph.
यस सर, इसके अंदर P Q R S T वेव्स रहेंगे। ये वेव्स रहेंगे। ये वेव्स कहां से आए? ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स की वजह से आए। इलेक्ट्रिकल, यस सर, इलेक्ट्रिकल इंपल्स है। यस सर, I think this concept is very clear to you. Everybody, please focus here. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक ग्राफ का नाम है। एक्चुअल में इट इज अ नेम ऑफ अ ग्राफ। इट इज अ रिपोर्ट, जो फाइनल रिपोर्ट आता है ईसीजी करवाने के बाद। यस सर, और वो ग्राफ है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज एक्चुअली अ ग्राफ, और यहाँ पे वेव्स होते हैं। वो वेव्स को हम थोड़ी देर में भी ड्रॉ करेंगे, और वो वेव क्या रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमारा जो हार्ट होता है वो वेव जनरेट करता है, और इलेक्ट्रोड जो होते हैं, इलेक्ट्रिकल लीड्स होंगे। इलेक्ट्रिकल लीड हम यहाँ पे स्टिक करेंगे चेस्ट एरिया में। वो उस इलेक्ट्रिकल वेव को क्या करेंगे? रिसीव करेंगे, और रिसीव करने के बाद ये जो मशीन रहेगी, उस मशीन का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। सो ग्राफ इज नथिंग बट द नेम ऑफ अ मशीन। सो इट इज नथिंग बट द मशीन। यस सर, ये मशीन का नाम है और ये रिपोर्ट का नाम है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज अ नेम ऑफ अ ग्राफ एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज अ नेम ऑफ अ मशीन। ये उल्टा है, रिवर्स है। सबसे पहला पॉइंट होता है ये, और बच्चों को ये पॉइंट नहीं समझता है, और बच्चे ग्राफ लिखा हुआ है तो ये ग्राफ होगा ऐसा समझ लेते, और ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। यस सर, तो आई होप आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि वॉलर एंड इंटोवन ये दो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं जिनका कंट्रीब्यूशन है ईसीजी को स्टडी करने के लिए। वॉलर ने एग्जैक्टली क्या किया था? इन्होंने फर्स्ट टाइम ईसीजी को रिकॉर्ड किया था। सो वॉलर रिकॉर्डेड फर्स्ट ईसीजी। यस सर, इन्होंने फर्स्ट ईसीजी को क्या किया था? रिकॉर्ड करना था। देखो, मैं भी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, रिकॉर्डिंग से कुछ नहीं होता है। यस सर, इज दैट क्लियर? पढ़ने से सब कुछ होता है। मैं रिकॉर्ड करूँ और आप पढ़ो ना, तो फिर आपका कुछ नहीं, मेरा भी कुछ नहीं। यस सर, नाउ देखो, वॉलर ने 1887 में रिकॉर्डेड द फर्स्ट ईसीजी। इन्होंने इसकी स्टडी नहीं की थी। नीट तुम्हाला विचारना की कोणाने रिकॉर्ड केला, तुम्हाला वॉलर म्हणायचे आहे, आणि नीटने विचारला कोणाने स्टडी केला, तो तुम्हाला इंटोवन बोलायचं आहे। नाउ एवरीबडी विल फोकस हियर। इंटोवन वाज द पर्सन 1887, और इसके 16 साल बाद, मतलब आफ्टर 16 इयर्स इंटोवन ने 1903 में क्या किया? ही फर्स्ट स्टडीड द ईसीजी। सो ही स्टडीड ECG. He was the first person to study ECG. Yes sir. इन्होंने इस स्टडी किया, और इनके स्टडी करने के बाद, यस सर, इन्होंने इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। We call this particular person Intovan as the father of इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी आप ऐसा बोल सकते हैं। He became the father of electrocardiography, and not only that, इनको 1924 में, मतलब करीबन 21 years later, मतलब 21 साल बाद इनको नोबेल प्राइज पे दिया गया था। So he received नोबेल प्राइज। क्या बात है। He received नोबेल प्राइज in 1924। 1924 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया। He became the father of electrocardiography। और क्या करना है? Yes sir, so it's a great person, he is a great person। and now what we gonna talk about? अब हम लोग बात करने वाले, बिल्कुल नहीं भूलना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम is a report, it is a actual graph, and electrocardiograph is a machine, or it is a instrument which is used। Super point।
You must remember these two scientists for the NEET point of view. Yes, sir. Though they don't have role in much role in our NCERT, but you can just remember them. It's a very important year. Okay. Now what are you gonna talk about? Now we're gonna talk about the how the normal ECG look like. हमारा जो normal ECG होता है वो कैसे दिखाई देता है. अच्छा, ECG का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियो. कार्डियो का मतलब होता है हार्ट. लेकिन वैसे ही ब्रेन, हमारा जो ब्रेन है ना, वो भी इम्पल्स जनरेट करता है, और ब्रेन ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पल्स जनरेट करता है इन द फॉर्म ऑफ थॉट. आप सोचते हैं ना, तो ब्रेन में भी वेव डेवलप होते हैं. अल्फा वेव, बीटा वेव, गामा वेव, ये सब वेव्स आते हैं. जब आप पीसफुल होते हैं तो अलग वेव होता है, जब आप टेंशन में रहते हैं तो अलग वेव होता है. उसी तरीके से कोई भी पागल हो गया है कि नहीं हो गया है, ये हम मतलब किसी का दिमाग खराब हो गया है कि नहीं खराब हो गया है, जैसे दिल में कुछ गड़बड़ी हुई तो ईसीजी रिपोर्ट लाने के लिए डॉक्टर साहब बोलते हैं, उसी तरीके से दिमाग अगर खराब हो जाता है तो डॉक्टर ईईजी रिपोर्ट निकलवाते हैं. मतलब ईसीजी का भाई ईईजी. यस सर, इज दैट क्लियर? कई कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको दोनों रिपोर्ट निकलवाना पड़ता है. फिलहाल आप यहाँ पे सीखिए कि ईईजी क्या होता है. इलेक्ट्रॉन इंसेफेलोग्राफी. रिपीट कीजिए, इलेक्ट्रॉन इंसेफेलो का मतलब इनसाइड द सेफेलो मतलब हेड. इनसाइड द हेड हु इज देयर? ब्रेन इज देयर. तो ब्रेन का ऐसा वे होगा तो उसको ईईजी बोलेंगे. ईईजी इज नॉट द पार्ट ऑफ अवर सिलेबस, बट समटाइम आपके जनरल नॉलेज के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि दिल अगर खराब होता है तो दिमाग भी खराब हो सकता है. दिल खराब हुआ तो ईसीजी, दिमाग खराब हुआ तो ईईजी टेस्टिंग करवाते हैं. वक्त बहुत बीतता जा रहा है और मेरे ख्याल से अब हम बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हैं कि हम नॉर्मल ईसीजी रिपोर्ट कैसी होती है उस नॉर्मल के बारे में बात करें, और नॉर्मल को स्टडी करेंगे. वो वेव इसमें क्यों दिखाई दे रहे हैं, और वो वेव एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट करते हैं, और वो वेव में अगर गड़बड़ी तो किस वेव में अगर गड़बड़ी तो क्या होता है. मतलब हार्ट अटैक किस वेव में गड़बड़ी से होता है, रूमेटिक फीवर किस वेव की गड़बड़ी से होता है. तो ये सारी बातें इंटरेस्टिंग होंगी जो हम सीखेंगे. लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग बात कर रहे हैं इस समय एक नॉर्मल ईसीजी कर्व कैसा होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं. आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि दिस इज गोइंग टू बी द एक्स एक्सिस, वेरी गुड. दिस इज गोइंग टू बी द वाई एक्सिस, वेरी गुड. और हम लोग यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं. ये जो ग्राफ है वो ग्रीन कलर में है. ये ग्रीन कलर ही आपका एक नॉर्मल ईसीजी रिपोर्ट होता है. ये ग्राफ मैंने बहुत ही ज्यादा एकदम आराम से फुर्सत में समय लेके और स्पेस लेके ड्रॉ किया हुआ है, बट एक्चुअली में ये थोड़ा सा कुछ इस साइड से होता है जो कि इतना डिस्टिंग्विश नहीं होता है. यस सर, ये कुछ ऐसा होता है. इन रियलिटी इट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दैट, बट आई हैव टेकन सो मच ऑफ स्पेस so that I can spread all the wave and I can show you very nicely each and every point. After understanding this particular graph, I will ask few questions. If you able to answer, it means you are doing very good. Otherwise, you have to work hard. Okay? Okay. Now everybody will focus. These are the graph. In this particular graph, there are 3 waves are going to be present. Concept clear? Yes sir. इसमें 3 wave present होते हैं. Yes sir. So I write here normal ECG. Normal ECG will have what? एक जो normal ECG होता है उसमें 3 wave are going to be present. Yes sir. पहला जो wave होता है उसको हम कहते हैं P wave. P wave. तो मेरे ख्याल से can you see this small? Yes sir. This wave is called as a P wave. It is called P. Then there is a combination of 3 wave. So after P there is a Q. This point is Q. This point is R. This point is S. Yes sir. So Q wave, R wave and S wave, we are considering them together, and that's why it is not called as a QRS wave. It is called as a QRS complex wave because it is a combination of
three different wave. So there is a QRS wave is going to be present. Yes sir, I think concept is clear. QRS wave, it is a wave complex. क्या पढ़ा? Yes sir, is that clear? It is a QRS wave complex. Yes sir. Now there is another wave which is a last wave. It is called as a T wave. So there is a T wave as well. Very good, super. So it is going to be the representation. Now I am going to ask very first question. How many total waves are going to be present which are negative? How many waves are present which are negative? This is my question. So answer will be, there are two waves which is negative. What do you mean by negative? See, this is the x-axis, no? This is x-axis. So if anything, any wave coming down the x-axis is called as a negative wave. ऐसा कोई भी वेव जो x-axis के नीचे आएगा, दुनिया इसको नेगेटिव वेव कह जाएगा. यस सर, ओके. तो अगर नीट ने पूछा आपको कि हाउ मेनी आर पॉजिटिव वेव एंड हाउ मेनी आर नेगेटिव वेव, तो आपको क्या जवाब देना है? यू हैव टू से P wave is a positive, R wave is a positive, and T wave is a positive. Very very nice, very good. And the Q wave is a negative, and S wave is the negative. पक्का? Now what we going to talk about? हम लोग exactly में अब क्या बात करेंगे? हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि P wave होता है तो क्या होता है, QRS wave होता है तो क्या होता है, और T wave होता है तो क्या होता है. Let us now understand this individual wave. Hello everybody, welcome again. तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ये एक नॉर्मल ECG जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, इसमें से ये जो P वेव है ये एक पॉजिटिव वेव है, R इज अ पॉजिटिव वेव, T इज द पॉजिटिव वेव. यू नो द रीजन व्हाई, क्योंकि ये x एक्सिस के ऊपर है. ओके, अगर कोई भी वेव x एक्सिस के नीचे है तो हम उसको नेगेटिव वेव बोलते हैं. Q इज अ नेगेटिव वेव एंड द S इज द नेगेटिव वेव. पक्का? आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द एवरी वेव. मैं हर एक वेव आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वेरी सिस्टमैटिकली. मैं आपको आगे के वेव एक्सप्लेन करूँ, मतलब P वेव से. चलो मैं P वेव पहले एक वेव एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं. ओके, ध्यान से समझिए, एक सिंगल वर्ड में समझ लीजिए. P वेव इंडिकेट करता है एट्रियल सिस्टोल या एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन. ये एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है. QRS ये कॉम्प्लेक्स होता है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, और T होता है वेंट्रिकल रिलैक्सेशन. एक शॉर्ट में मैंने आपको पिकअप करने के लिए, मतलब आपके ब्रेन को पिकअप करने के लिए, टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने शॉर्ट में बता दिया. आई रिपीट वंस अगेन, P wave represent atrial contraction, QRS will indicate ventricular contraction, and T wave indicate ventricular relaxation. I think this concept and this logic is very very clear to you. Yes sir. Now everybody will focus here. हम लोग आगे बात करते हैं. P wave क्या रिप्रेजेंट करता है लेडीज एंड जेंटलमैन? जब हम P wave के बारे में बात करते हैं तो इट इज अ अपवर्ड, स्मॉल अपवर्ड. ये बहुत ही स्मॉल दिखाई दे रहा है और ये अपवर्ड है. इट इज अ स्मॉल अपवर्ड वेव. सो व्हाट इज P wave? इट इज अ स्मॉल अपवर्ड वेव. इस समय एग्जैक्टली होता क्या है बच्चों? इस समय ऐसे नोड एक्टिवेट हो जाता है, ऐसे नोड एक्साइटेड, शान से ऐसे नोड एक्साइटेड. ये ऐसे नोड एक्साइटेड हो गया है. जब ऐसे नोड यहाँ पे एक्साइटेड हो गया है तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा. क्या होगा? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा. कॉन्ट्रैक्शन, यस सर, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा. जरा आप यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे कि यूजुअली जो हमारे मसल्स होते हैं ना, या हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना न्यूरॉन्स का, ये बाहर से, आउटसाइड से, ध्यान से समझिए, इस डायग्राम को ध्यान से समझिए, ये बाहर से पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ओके, और अंदर से ये नेगेटिव चार्ज होते हैं. यस सर, मैं ऐसा एक ही मेम्ब्रेन के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूं इस समय. ये नीचे के मेम्ब्रेन में भी ऐसा ही होगा.
और बीच में है ये साइटोप्लाज्म है। आप समझ पा रहे हैं, कोई भी हमारा जो बॉडी सेल होता है या मसल्स का सेल होता है वो बाहर पॉजिटिव है अंदर नेगेटिव है, और यहाँ पे भी बाहर पॉजिटिव है और अंदर नेगेटिव है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं पोलार कंडीशन। क्या ये मार्कर पोलार है? पोलार का डेफिनेशन बायोवर्ल्ड ने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। बायोवर्ल्ड ने एक्सप्लेन किया है दुनिया को कि पोलार का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जिसका दो एंड सेपरेट है, दो एंड अलग है। इसके इस एंड पे कैप है और यहाँ पे कैप नहीं है। जैसा हमारी बॉडी देख लीजिए, यहाँ पे सर है और पैर के साइड में सर नहीं है, पक्का? तो इट इज अ पोलर स्ट्रक्चर। हमारी बॉडी जो है वो खुद भी पोलर स्ट्रक्चर है। ये मार्कर है इस समय, ये भी पोलर स्ट्रक्चर है। इस दुनिया में मोस्ट ऑफ द चीजें पोलर है, पक्का? वेरी गुड। तो इसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? पोलराइजेशन। वी कॉल इट एज अ पोलराइजेशन। पोलराइजेशन एक नॉर्मल कंडीशन है। इट इज अ नॉर्मल कंडीशन। यस सर। क्या होगा जब ये मसल्स एक्टिवेट होंगे? यस सर। क्या होगा जब ये न्यूरॉन एक्टिवेट होगा? तो बाहर का जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा और अंदर का जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो देयर विल बी डिस्टर्बेंस इन दी पोलैरिटी। देयर विल बी डिस्टर्बेंस इन दी पोलैरिटी। ये पोलर है ना, पोलराइजेशन मतलब बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। अगर ये डिस्टर्ब हुआ तो डायग्राम कुछ ऐसा होगा, जैसे यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ऑब्वियसली ये सिंगल स्टेप में ऐसा नहीं होगा, ये स्टेप बाय स्टेप होगा। एक बार यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, फिर यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन आप फिलहाल आप फर्स्ट टाइम इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस हो रहे हैं तो आप ऐसे ही समझिए कि बाहर नेगेटिव हो जाएगा और अंदर पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब पोलैरिटी की वाट लग गई। पोलैरिटी क्या हो गई? डिस्टर्ब हो गई। अगर ये मार्कर इस समय रिलैक्स है, ये मसल्स भी इस समय रिलैक्स है। जब ये मार्कर रिलैक्स है तो एक साइड में हेड है और एक साइड में टेल है। वेरी गुड। और एक साइड में पॉजिटिव है और एक साइड में नेगेटिव है। जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब जब ये मार्कर एक्टिवेट होगा तो ये हेड निकलेगा और ये टेल को जोड़ेगा। वाह, क्या पढ़ाते हैं। यस सर, इज दैट क्लियर? अभी भी ये पोलर है, लेकिन पहले को अगर पोलर बोलते हैं तो दूसरा जो डायग्राम है वो पहले डायग्राम से अलग है, डिस्टर्ब हो गया है। पहले को अगर पोलराइजेशन बोलते हैं तो नीचे के डायग्राम को डीपोलराइजेशन बोलते हैं। वेरी गुड, क्या पढ़ाते हैं। यस सर, एक मिनट बताता हूं मैं। तो इसको हम बोलेंगे डीपोलराइजेशन। आपको क्या लगता है कि एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो पोलर करेगा या एट्रियल? इसको हम एट्रियल पोलराइजेशन बोलेंगे या एट्रियल डीपोलराइजेशन बोलेंगे? व्हाट वी कॉल डीपोलराइजेशन बोलेंगे। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन विल इंडिकेट एट्रियल depolarization. It indicate atrial depolarization. Small p wave represent करता है small upward wave। इसमें सान एक्टिवेट होता है, ऐसे नोड, साइनोएट्रियल नोड। ये पेस मेकर है, मैंने बचपन में बताया था। ये एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है और एट्रियल डीपोलराइजेशन यहाँ पे हो जाता है, और जो इंपल्स होता है वो पूरे एट्रिया को जाता है, होल एट्रिया। impulse goes to entire atria। पूरे एट्रिया को इंपल्स मतलब एनर्जी चली जाती है। आपको समझ में आया और मुझे भी समझ में आया। यस, आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज क्लियर। अब पी वेव के बाद आई थिंक पी वेव इज क्लियर लेडीज एंड जेंटलमैन। वेरी गुड। अब हम लोग पी वेव के बाद QRS कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो आई एम गोइंग टू राइट हियर
B and it is a QRS and it is a complex. Wow India, wow. मैं QRS कॉम्प्लेक्स में आगे जाने से पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, उसका सही जवाब देने के बाद मैं आगे जाना चाहता हूं. सपोज अभी इसके बाद क्या होगा, टी वेव के बाद यहाँ पे यही चीज रिपीट पे रिपीट होगी, है ना. ओके, तो फिर से P वेव QRS T, फिर से PQRS T, PQRS T, PQRS. इसको ABCD भी नाम दिया जा सकता था, बट डिस्कवर करने वाले ने इसको PQRST दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली इसको नाम हम PQRST बोलेंगे. इसका P का कोई फुल फॉर्म नहीं है. P फॉर पेरिस एंड R फॉर रंगूल या S फॉर स्वामी एंड T फॉर तेजा, ऐसा कुछ इसका कुछ मतलब नहीं होता है. देयर इज नो फुल फॉर्म ऑफ दिस. ये जस्ट अल्फाबेटिकली डिस्कवर करने वाले ने, पहली बार डिस्कवर करने वाले ने ABCD उसको नहीं आती थी. He was more comfortable in PQRS, तो उसने PQRS यूज किया. Nothing else, nothing more, nothing less. ऐसा इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है. My question is this, ladies and gentlemen, अगर मुझे ये एक जो वेव है यहां तक, इसको हम लोग बोलते हैं एक हार्ट बीट. क्या पढ़ाते हो. और ये एक हार्ट बीटिंग को होने में 0.8 सेकेंड लगते हैं. क्या बात है 0.8 सेकेंड, मतलब ये एक कार्डियक साइकिल है. ये एट्रिया कार्डियक साइकिल में क्या था, 0.1 सेकेंड एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन, ये होने वाला है. 0.3 सेकेंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तो ये भी होने वाला है आगे QRS में. और उसके बाद 0.4 सेकेंड चल मारो चल रिलैक्स, ये सब. ओके, तो इज द सेम वे इट गोज, राइट. Okay, the focus. My focus. If I want to count this, if I want to count the number of beating, एक मिनट में कितना बीटिंग हुआ है, तो मुझे एक नंबर में कितना बीटिंग हुआ है ये इस पे डिपेंड करता है कि एक मिनट में कितना ये वेव रिपीट हुआ है. क्योंकि यहां तक 1 PQRST इक्विवेलेंट टू 1 हार्ट बीट. तो एक मिनट में ये कितनी बार बीट किया होगा ECG रिपोर्ट में, तो मुझे काउंटिंग करनी होगी वेव की. तो विच वेव आई विल यूज टू काउंट. क्वेश्चन इज दैट विच वेव द डॉक्टर और द पर्सन विल यूज टू काउंट द हार्ट बीटिंग. यस सर, इट्स द P वेव, Q वेव, R वेव, S वेव, T वेव, और देयर इज अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग. दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Most of the time, yeah, 99% of time, the child is going to give the answer of P wave, and few intelligent student will give the answer T wave. Yes, sir. Both are absolutely incorrect answer. The correct answer is I am going to use. Yes, sir. I am going to use R wave. R wave is used. It is used to count हार्ट-बीट. यस सर, एक आर वेव मतलब एक हार्ट बीट. वैसे एक पी वेव का मतलब भी एक हार्ट बीटिंग होता है, एक टी वेव का मतलब भी एक हार्ट बीटिंग होता है, लेकिन हम काउंटिंग पी या टी या क्यू या एस से नहीं करेंगे. हम कौन से वेव का इस्तेमाल करेंगे, हम आर वेव का इस्तेमाल करेंगे. ये सही जवाब है. अब सवाल उठता है वाई. तो वाई के लिए आपको ज्वाइन करना होगा बायो वर्ल्ड. वाई का जवाब जरा देखते हैं. वाई का जवाब कुछ ऐसा है कि पी वेव में, आर वेव में, टी वेव में जो सबसे ज्यादा डिस्टिंग्विश होता है, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है ऐसे ही दिख जाता है. You will confuse between P wave and T wave always. No, you will always get confused between P wave and T wave because they are almost similar. You will never get confused between R wave and P wave. You will never get confused between R wave and T wave. Do you understand? Is that clear?
इज लाइक आप वैगनर और एक छोटी वाली वैगनर और अल्टो के बीच में कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आप वैगनर और ट्रेन के बीच में कभी भी कंफ्यूज नहीं हो सकते। ये ट्रेन है और ये वैगनर, यू कांट से बाय मिस्टेक। इट्स सो बिग, इट्स सो बिग, इट इज क्वाइट डिस्टिंग्विश। यस सर, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये कितना ज्यादा डिस्टिंग्विश है। यस सर, एवरीबॉडी फोकस हियर, है ना। ये एक वेव है जिसमें 2 हार्ट बीटिंग है। यस सर, 2 हार्ट बीटिंग है, लेकिन वो किसकी वजह से डिस्टिंग्विश हो रही है? इट इज डिस्टिंग्विश बिकॉज ऑफ आर वेव। आप पी को आपको ढूंढना होगा, एक कुठे गेला बाई, पी कुठे गेला बाई, आपको टी को भी ढूंढना पड़ेगा, टी कुठे गेला, टी कुठे गेला। यू डोंट हैव टू सी, यू डोंट हैव टू सर्च फॉर आर कुठे गेला। मला दिसते, काहीतरी दिसते की नाही, टॉपिक समजते की नाही समजते, बट मला आर दिसते। अगं बाई, हा आहे आर आणि हा आहे आर। आर इज व्हेरी विजिलेंट, कळलं का समज? That's why the correct answer is R wave. Again, most of the students not given the correct answer. Okay, so R wave is the correct answer, and so that you can have to study hard now still. So I hope एक दिन ऐसा जरूर आएगा, आप हमारे सारे सवाल का जवाब सही दे जाएगा, समझ लेना, नीट क्लियर हो जाएगा। अब लेडीज एंड जेंटलमैन आगे बढ़ते हैं। P wave is clear. Now QRS complex, it is not a wave, it's a complex के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। चलो बात करते हैं। देखिए, P wave के बाद आफ्टर फ्यू फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, इधर देखो, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, ये जो गैप है, कैन यू सी, छोटा सा गैप जो एक्स एक्सिस के ऊपर है। यस सर, इज दैट इट? आफ्टर P, आफ्टर द P wave, आफ्टर P wave, fraction of second, fraction of second, there is a downward deflection of Q wave, downward deflection of Q wave. It's a deflection. Deflection मतलब वो वहां जा रहा है, वहां जा नहीं रहा है, वहां जाके मुड़ के मतलब टर्न ले लिया। यस सर, सो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन ऑफ Q wave. Yes sir, is that clear? Now it will move upward, move upright, upright मतलब एकदम ऊपर, upright as R wave. R wave में अप्लाइड करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा और R wave फॉर्म करेगा, एंड देन triangular downward deflection of S wave, deflection of S wave. S wave का ये डिफ्लेक्शन करेगा। आफ्टर P wave, after fraction of second, downward deflection of Q wave, move upward as a peak, as a R wave, and then triangular downward deflection of S wave. क्या पढ़ाते हो? समझ में आते हो कॉन्सेप्ट? यस। नाउ यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होगा? यहाँ पे ऐसे नोड से the impulse travel from SA node to AB node to Purkinje fiber to bundle of his to Purkinje fiber. So from SA node to AB node, bundle of his and Purkinje fiber, Purkinje's fibers, ये पुलकिंजी फाइबर्स तक पहुंच गया है। अब फाइनली क्या होगा? पूरा वेंट्रिकल में वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जनरेट हो जाएगा। सो देयर विल बी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, इंडिया ventricular contraction. Yes sir. So whenever there is a
Atrial contraction we call atrial depolarization. Whenever there is a ventricular contraction, we call it as a, I know, it is called as a ventricular depolarization. वाओ, क्या पढ़ाते हो, सारे कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठा देते हो, समझ में आते हो. वेरी गुड. I think this concept is very very clear. So nicely I have explained. I am so proud of yourself. I hope you have understood. Ladies and gentlemen, so अभी क्या होगा, P wave हो गया, QRS. Now we move on to T wave. अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा शार्प सीधा है, यहाँ पे एकदम आराम से है हार्ट, यहाँ पे चिल मार रहा है, रिलैक्स मार रहा है. कौन मार रहा है? कंप्लीट हार्ट. जहां पे भी हमारा हार्ट का जो वेव है ना, वो एक्स एक्सिस पे वो एकदम चिल मार रहा है, रिलैक्स मार रहा है. यस सर. यहाँ पे ज्यादा समय तक है. यस सर. सो देयर इज अ जॉइंट डायस्टॉल. जॉइंट डायस्टॉल. यस सर. तो नाउ दे विल फॉर्म अ डोम शेप्ड टी वेव. अब टी वेव इधर देखिए प्लीज, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. मैंने आपको बताना भूल गया कि ये पॉजिटिव है क्यों, ये नेगेटिव है क्यों. तो सेल के बाहर पूरी दुनिया पॉजिटिव है, किसकी वजह से? सर्कुलेशन के पहले वीडियो में मैंने सिखाया हुआ था. सेल के बाहर पूरी दुनिया पॉजिटिव है बिकॉज ऑफ सोडियम आयन. Sodium ion is the most abundant ion present outside the cell in the body fluid, है ना. और सेल के अंदर नेगेटिव है, पोटेशियम पॉजिटिव होता है. पोटेशियम पॉजिटिव होता है, पोटेशियम पॉजिटिव है. सेल के अंदर नेगेटिव है बिकॉज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन. आई एम सॉरी, नॉट प्लाज्मा, सेल का प्रोटीन क्लोराइड है. क्लोराइड नेगेटिव होता है. मैंने बच्चों में बताया था, नमक खाओ, Na+ and Cl-. yes sir. तो अंदर वो नेगेटिव है बिकॉज ऑफ क्लोराइड एंड प्रोटीन. प्रोटीन का बोलबाला है, प्रोटीन पे नेगेटिव चार्ज मतलब बहुत ज्यादा रहेगा क्योंकि प्रोटीन की साइज बड़ी रहती है. हाहाकार नहीं, हाहाकार है, प्रोटीन है. यस सर. ओके. सो फिलहाल आपको ये समझना है, इधर सुनो आज की बात सुनो. इधर आपको फिलहाल ये समझना है कि बाहर पॉजिटिव है बिकॉज ऑफ सोडियम, लेकिन जब ये डीपोलर होता है तो अंदर पॉजिटिव होता है. अब अंदर पॉजिटिव किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ सोडियम. अरे अंदर पॉजिटिव क्यों हुआ? क्योंकि बाहर का सोडियम आतमध्ये आला, बाहरचा सोडियम अंदर आया, तो अंदर पॉजिटिव हो गया. देखो मैं पॉजिटिव, मेरा नाम सोडियम, तो मैं जहां भी जाऊंगा मैं वहां पे पॉजिटिविटी फैलाऊंगा. बाहर सोडियम तो बाहर पॉझिटिव्ह, सोडियम आतमध्ये आला तर आतमध्ये पॉझिटिव्ह. यस. लेडीज एंड जेंटलमैन, तुम्हाला ऐसा वाटतो का कि ये फिर से पॉजिटिव होना चाहिए? देखो ये पोलराइजेशन नॉर्मल कंडीशन है, बोलो ना, ये नॉर्मल कंडीशन है. ये डीपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन है. हाँ सांगा, कॉन्ट्रैक्शन है, बोलो ना, कॉन्ट्रॅक्शन. मी सांगितलं कॉन्ट्रॅक्शन. दिसते ना तुम्हाला? सांगायचं मला, कॉन्ट्रॅक्शन है. पक्का? वेरी नाइस, वेरी गुड. नाउ नीचे का डायग्राम देखो. क्या ये फिर से पॉजिटिव हो सकता है क्या? बाहर, वेरी गुड, हो सकता है. बाहर ये फिर से पॉजिटिव होगा. यस सर, यस सर. बागों में फूल फिर से खिलेंगे फ्लड आने के बाद. ऐसा नेगेटिव होने के बाद ऐसा पॉजिटिव स्टोरी बोलते बच्चों, है ना. बच्चे फिर से आंगन में, एक आंगन से दूसरे आंगन में जाएंगे, उस बगिया के फूलों को सूंघेंगे, खेलेंगे, कोविड चले जाएगा तब. यू अंडरस्टैंड? ओके. सो बाहर पॉजिटिव है और अंदर नेगेटिव है. एक सवाल पूछना था आपसे. अच्छा आपको दिखाई नहीं दे रहा है? कितनी बार आप बोलो ना मुझे नहीं दिखाई दे रहा है. ऐसा क्या? आप ऑनलाइन भी बात कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ऐसी क्या बात है ना. अभी दिखा?
देखो, हाँ, बाहर किस वजह से, बाहर पॉजिटिव रहने की वजह सोडियम है, अंदर पॉजिटिव होने की वजह सोडियम है। नीट पूछेगा कि ये क्या है, फिर से पॉजिटिव हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? देखो, इसको बोले पोलराइजेशन, इसको बोले पोलराइजेशन की लगी वाट, तो ये हो गया डिपोलर, और ये फिर से पोलर हो गया, फिर से के लिए वर्ड यूज करते हैं री, फिर से रिपीट, एक्शन, रिएक्शन, एक्शन, रिएक्शन, रीटेक, ओके, ईट, रीट, अगर खाना ज्यादा अच्छा है दूसरा वाला। यस सर, एग्जैक्टली, पक्का एवरीबॉडी। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रीपोलराइजेशन। मैं आपको अवार्ड दूंगा, अवार्ड, अगर आप मुझे बता देंगे कि ये पॉजिटिव किस वजह से है बाहर। मैं आपको अवार्ड दूंगा जब आप मुझे बता देंगे कि ये पॉजिटिव बिकॉज ऑफ सोडियम, अंदर पॉजिटिव बिकॉज ऑफ सोडियम, ये बाहर पॉजिटिव किस वजह से, इसकी वजह तुम बता दो, मैं आपके खुश होने की वजह बन सकता हूं। अमेज़न से भेजूंगा यार, ऐसा क्या आप पार्सल आते हैं भी, एटलीस्ट भेज दो। बताइए, आप कमेंट कर सकते हैं, बोलिए। एब्सोल्युटली करेक्ट। I will surely give you one chocolate. Surely give you chocolate tomorrow. Yes sir. तो देखा, ओके। I think this concept is very clear, है ना? देखो, सोडियम आंसर नहीं होगा। What was the reason for her? उसने अभी भी क्या सोचा? That girl, very good. उसने अभी सोचा कि सोडियम आंसर नहीं होगा, क्योंकि नो कंडक्शन में दो ही आयन मेनली इन्वॉल्व होते हैं, एक सोडियम प्लस और एक पोटेशियम प्लस। यस सर, एग्जैक्टली। तो सोडियम का काम तो हो गया है, वो भी दो कामा झाला, दो काम हो गया है, बाहर का पॉजिटिव। अब ये बाहर का पॉजिटिव रीपोलराइजेशन है। अच्छा, रीपोलराइजेशन को बोलोगे क्या? इसको बोलेंगे नॉर्मल मल नॉर्मल। इसको क्या बोलेंगे? डिपोलराइजेशन को कॉन्ट्रैक्शन। रीपोलराइजेशन को क्या बोलेंगे? चिल मारो, चिल, रिलैक्सेशन। कम ऑन इंडिया, क्या पढ़ाते हो, क्या समझते हो? यस सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया समझा आपने। यस सर, एग्जैक्टली। सो रिलैक्सेशन बोलते हैं इसको। यस सर, इसका मतलब क्या है? अब सोडियम को फिर से आना है बाहर नॉर्मल कंडीशन करने के लिए, तो वो सारी डिटेल आपको नर्वस कोऑर्डिनेशन में, जब मैं नाउ इंपल्स कंडक्शन कैसे होता है, तब मैं वो फिर से कैसे सोडियम की वजह से पॉजिटिव होता है, उसके बारे में हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आपको ये समझना है कि टी वेव, उठगेला, इत्याला, उठगेला, यहाँ पे मैं लिखता हूँ। यस सर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, स्पेस नहीं है हमारे पास यार। बी के बाद सी के बाद कौन आता है? अच्छा, आई नो, टी वेव है। टी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है? टी वेव रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर relaxation. So it represents ventricular relaxation. क्या बात, ये ventricular relaxation है, is that clear? और ये डोम शेप वेव है, it is a डोम मालूम है? मंदिर हो या मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, उनका जो टिप होता है डोम शेप। यस सर, मतलब ऐसे डोम शेप, सॉरी ऐसे नहीं, डोम शेप रहता है। यस सर, डोम शेप। यस सर, डोम शेप समझते हो ना? डायफ्राम बताया था ना मैंने ब्रीदिंग में, ऐसा कैसा बोलते हो तुम लोग, है ना? ब्रीदिंग में डोम शेप क्या होता है? डायफ्राम ऐसे शेप, ये फ्लैट है, ये डोम शेप है ना? वेरी गुड। इट इज अ डोम शेप, इट इज अ वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, और यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं वेंट्रिकुलर हम लोग सिस्टोल और डायस्टोल टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। विल यूज दी टर्मिनोलॉजी रीपोलराइजेशन, बिकॉज ये अभी वेव के फॉर्म में हो रहा है ना, तो वेव का भाषा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं है, वो तो मैं जैसे आपको बता दे रहा हूँ।
सो यहां लिखेंगे हम वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, तो मेरे ख्याल से यहां तक ही आप आज के लेक्चर में पढ़िए। आप यहाँ पे ये वीडियो को स्टॉप कीजिए, ये वीडियो को कल आके मैं कंप्लीट करूंगा, लेकिन ये दोनों वीडियो आपको एक साथ मर्ज करके पढ़ाए जा रहे हैं। समझ रहे हैं आपको? तो आप यहाँ पे स्टॉप कीजिए, इतना सारा नोट्स बनाइए, और इसके बाद का लेक्चर है कि ईसीजी में कौन सा डिफेक्ट आता है, मतलब हार्ट अटैक आता है तो वेव में क्या चेंजेस आते हैं। तो पहले नॉर्मल क्या होता है वो अच्छे से समझ लो, तब इसमें वेरिएशन आता है तो कौन सी बीमारी होती है उसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, मतलब अभी ही बात कर रहे हैं, इसी वीडियो में हम बात कर रहे हैं, बट इन ऑफलाइन क्लास आई विल टॉक इट टुमारो। जय, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है ना? कमेंट करना जरूर ना भूलिएगा। थैंक यू, जय।